अब आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों ने जांच की, उनकी स्पर्श द्वारा देखा कि जैसे अपन के बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न अलग अलग कपड़ों से बने हैं। तो उन्होंने जब वस्त्रों में विविधता के लिए और जानकारी की तो उन्हें कुछ और बातें पता चलीं। उसके लिए उन्होंने दर्जी की दुकान का भ्रमण किया। तो वहाँ पर भी जो कपड़े सिलाई के लिए आते हैं, उनकी जो कतरन होती हैं, ये कतरन कई तरह के कपड़ों की थी। बहुत सारे, कोई पॉलिस्टर, टेरिलीन, सूती, जिनको कई कॉटन भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा उस दर्जी से एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े में से धागों को निकाला। तो उनकी बुनाई भी उन्हें कुछ समझ में आई कि इस तरह से उनकी बुनाई होती है। आपस में वो धागे एक दूसरे में, एक के ऊपर एक के नीचे इस तरह से घूमे रहते हैं, जिससे कि अपना वस्त्र एक जाल के नुमा बन जाता है और बहुत ही बारीक होने के कारण वो हमें सतत या कंटिन्यूस दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तंतु के बारे में हम जानकारी करेंगे कि बिल्कुल ही सबसे छोटी इकाई वस्त्र की होती है तंतु या फाइबर। तंतु या फाइबर, जिसको हम धागे को अगर लंबाई में खुरचने पर जो रेशे अलग हो जाते हैं, इन्हें हम तंतु कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक या नेचुरल। प्राकृतिक तंतु हमें प्रकृति से, जिसमें पेड़ पौधे या जीव जंतु शामिल होते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। जिसमें प्राकृतिक तंतु में हम बात करेंगे सूती, जूट, कपास, और इसके अलावा हम देखते हैं इसमें रेशमी और ऊनी। और आप सभी जानते हैं ऊन हमें भेड़ बकरियों के बालों से प्राप्त होती है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये तो हो गया हमारे नेचुरल या प्राकृतिक। दूसरा आता है हमारा संश्लिष्ट या सिंथेटिक। संश्लिष्ट रेशों में हम देखते हैं जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, इसके अलावा इसमें हमारे एक्रिलिक रेशे भी होते हैं। और एक्रिलिक का प्रचार तो टीवी पे काफ़ी देखा ही होगा। गद्दों के रूप में, गद्दों में भरे जाते हैं, उन्हें हम एक्रिलिक रेशे कहते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कुछ पादप तंतुओं के बारे में। ये कुछ पादप तंतु, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी कॉटन, जिसे हम जानते हैं रुई के नाम से। अब ये इसकी क्या प्रक्रिया होती है, रुई कैसे बनती है, उसके बारे में समझते हैं। रुई, या इसे हम कहते हैं कपास के पौधे से ये प्राप्त होती है हमें। और जब कपास हमारे क्षेत्रों में काली मिट्टी जहाँ पर होती है और उष्ण जलवायु होती है, वहाँ पर उगाए जाते हैं। और इसमें नींबू के आकार के गोलक आते हैं जो पकने पर खिल जाते हैं। और इनको फिर हाथों से छांट करके और कंकतन द्वारा, एक लगभग धनुष के आकार का सा होता है, उसमें एक धागा बना रहता है और कुछ उससे पहले कीलों जैसे एक उपकरण से उसको तोड़ा जाता है और भी अलग किया जाता है। उसे हम कहते हैं कपास ओटना। सबसे पहले कपास को ओटना विधि द्वारा
साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद इसके रेशों से हम धागे का निर्माण करते हैं। और फिर आजकल तो आपने देखा ही होगा मशीनी युग है, तो मशीनें चल गई हैं इसके लिए। अब इस थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में लिखिए जिससे दोहरान कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो पादप तंतु है वो होता है जूट। जूट हमारे एक पौधा होता है जिसका दूसरा नाम पटसन भी है। पटसन पौधे से प्राप्त होता है। ये हमारे देश में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कौन से मौसम में? वर्षा ऋतु में। और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसको उगाया जाता है, यानी कि हमारे पूर्वी भारत में। पटसन के पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसके पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं तो इसके पौधे को काट करके और उनके तनों को पानी में डुबो दिया जाता है, और जैसे ही वो तना गलने लगता है उनको निकाल लेते हैं और उनके तने के ऊपर से रेशे की पूरी परतों को उतार लेते हैं, जिससे वो हमें तंतुओं के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर उनकी कुटाई करके और हम पतले पतले उनसे कुछ सुतलियाँ बनाते हैं जो बाद में हमें बुनाई के काम दे जाती हैं। और इसके बाद हम अगला बिंदु शुरू करते हैं। मैं इसको बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम सूती तागे की कताई। अब इससे पहले आपने देखा कि हमने कपास के पौधे से हमें मिले गोलक। इन गोलों को हमने कंकतन द्वारा छटाई की और फिर बाद में इससे हमें प्राप्त होती है रुई। ये प्रक्रिया हम जान चुके हैं, रुई प्राप्त हो गई। अब एक सबसे सरल उदाहरण आप लोगों के सामने। आपने मंदिर में दीपक के लिए बाती बनाई होगी, उसको हम ट्विस्ट करते हैं और दोनों सिरों को मिला देते हैं तो वो बाती एक मोटे धागे के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है एक सिरे पर, और उससे फिर हम उस दीपक को जलाते हैं। इसी तरह से सबसे पहले हमें याद है कि हमारे विद्यालय में कुछ चीज़ें हुआ करती थी, जिसमें से था एक तकली। तकली एक जैसा अपन के आजकल एक खिलौना आता है लट्टू, उस जैसा आकार होता था इसका। एक लंबा सिरा, उसमें यहाँ पर बीच में एक बड़ी सी पट्टी और नीचे नोक होती थी और ऊपर का सिरा मुड़ा रहता था। इसमें रुई के रेशे को अटका करके और इसको घुमा देते थे। ये घूमती रहती और हम उसके बंडल को ऊपर करते जाते, धागा बन जाता, फिर लपेट देते और फिर वापस से इसमें इसको घुमाते तो रेशा बढ़ता जाता। और उससे फिर बाद में इन सूत के द्वारा, तकली से सूत की कताई की जाती थी, सूत बनाया जाता था और इन सूत से फिर हम बाद में दरियाँ बनाना सीखते थे। इसी प्रकार से दूसरा यंत्र था तकली के बाद में। पहला तो हो गया हमारा तकली, दूसरा होता है चरखा। हालांकि ये गांधी जी के ज़माने की बात है, हमने तो इसे आपकी तरह वीडियो या चित्रों में ही देखा है। इसमें एक तरह के स्टैंड पर दो पाए, उनके बीच में एक शाफ्ट होती है जिसमें हैंडल लगा रहता है और इस तरह से इसमें कई लकड़ियां लगी रहती हैं जिन पर धागा बांधा जाता है।
और फिर इन धागों के बीच में आपस में भी जुड़े रहते हैं ये धागे, और इनके ऊपर से और जब इस हत्थे को घुमाया जाता है तो इस हुक से रुई के बंडल में से धागा बल लगने लगता है, उसमें स्पिन करने लगता है, जिससे यहाँ पर धागा बनने लगता है। इस पर लपेट देते हैं, फिर हुक से वापस बंडल को खींचते हैं तो उसमें धागा बनता जाता है। इसके द्वारा हमें, दोनों के द्वारा हमें मिलता है धागा या सूत, जिससे बाद में बुनाई करके कपड़े या दरी का निर्माण किया जाता है। अब मैं ज़रा बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बुनाई। अब बुनाई प्राचीन ज़माने में सबसे पहले की जाती थी ताना बाना द्वारा। अब ये बिल्कुल ही अनजान शब्द है, ताना और बाना, जिसमें आपस में कुछ छल्ले बनाए जाते थे धागों को ऊपर नीचे करने के लिए, और फिर उनमें आड़ा धागा लगाया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ताना बाना के बाद में बना हथकरघा। हथकरघा आपने कुछ पुरानी मूवियों में तो देखा होगा। इसके अलावा फिर जब हथकरघा को ही मशीनों द्वारा या ऊर्जा द्वारा चलाया जाने लगा तो उन्हें कहा गया पावर हैंडलूम। ये तो हमारा हैंडलूम हो गया। और ये बाद में आ गया पावर हैंडलूम। इस तरह से कपड़ों की बुनाई की जाने लगी, या उनकी उसके बाद में फिर हमने इसमें कुछ बात की थी पाठ के शुरुआत में कि भेड़ और बकरियों से भी हमें बालों के द्वारा ऊन प्राप्त होती है, तो उसे कहा जाता है नीटिंग, और कपड़े की बुनाई को कहा जाता है वीविंग। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या रहा है। वस्त्र सामग्री के इतिहास की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे प्रकृति में मनुष्य जब इस धरती पर आया तो उसने सबसे पहले अपने शरीर को ढकने के लिए छाल या फिर पत्तों का प्रयोग किया। उन्होंने पत्ते पहने और फिर धीरे धीरे इसके बाद जब छाल और पत्ते के बाद थोड़ा मानव का विकास हुआ, उसमें समझ आई, तो उसने चर्म, जिसको समूर भी बोलते हैं, इसको पहनना शुरू किया। इसको पहनने के बाद में फिर उसने कुछ, जब रेशों की जानकारी हुई, तो रेशों की जानकारी जब हुई तो फिर उसने क्या किया, घास की लड़ियों से बनाए। सबसे पहले घास की लड़ियों से वस्त्र बनाए। हल्की सी जो घास होती थी उसको ट्विस्ट करके अब घास की लड़ियों से वस्त्र बनाए। फिर धीरे धीरे आगे इसका विकास होता गया वस्त्रों का। और हमारे देश में, भारत में, प्राचीन भारत में रुई की खेती सबसे पहले की गई थी गंगा के किनारे।
इसको थोड़ा सा अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें एक जानकारी और जोड़ लेते हैं कि प्राचीन मिस्र में ये वस्त्रों के इतिहास में ये प्राचीन मिस्र में सबसे पहले नील नदी के किनारे रुई तथा फ्लैक्स की खेती होती थी। प्राचीन मिस्र में रुई और फ्लैक्स, अब ये फ्लैक्स क्या है, आजकल तो फ्लैक्स बैनर के नाम से जानते हैं। फ्लैक्स होती थी एक तरह की घास, जिसको ट्विस्ट करके उसके रेशों को अलग करके और उनसे बुनाई की जाती थी, और यहाँ से फिर मनुष्य ने किया अपना शरीर को ढकना प्रारंभ और वस्त्र का आविष्कार हुआ, जो आज हम देखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने देखा कि सुई के आविष्कार के बाद में जब सबसे पहले सुई का आविष्कार हुआ, जब सुई का आविष्कार हुआ तो वस्त्रों में विविधताएं आती गईं और इतना बदलाव आया कि आज हजारों प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। और इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशनल आईसेज और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और क्या आपके जो सुझाव हैं उनसे मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद।